नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2024 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कन्विक्शन थी जो हाई कोर्ट ने कंफर्म्ड की थी उसको सेट असाइड कर दिया है। और यहाँ पर इस जजमेंट में जो ये बताया कि अगर कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे अगर कन्विक्शन की जा रही है तो एक मोटिव का भी होना बहुत जरूरी है और लास्ट सीन थ्योरी जो है वो एक वीक एविडेंस बन जाता है। और इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में चेन का जो कंप्लीशन ऑफ चेन का भी होना बहुत जरूरी है। और इस केस में यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो लास्ट सीन थ्योरी थी वो भी प्रूफ मींस जो रिकवरी ऑफ द जो वेपन था वो भी प्रूफ नहीं कर पाई है प्रोसिक्यूशन। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और किस आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्विटल किया था मींस जिनको कन्विक्शन कर दी गई थी सेशन कोर्ट द्वारा भी और हाई कोर्ट द्वारा भी कन्विक्शन कर दी थी, तो किस आधार पे नीचे की दोनों कोर्ट्स के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जजमेंट क्या कहती है। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि जो सेशन कोर्ट है उन्होंने कन्विक्शन कर दी थी अपीलेंट अक्यूज्ड को और जो ऑफेंसेस थे 302 और 201 इंडियन पिनल कोड के तहत, जो कि 302 जो है वो है पनिशमेंट फॉर द मर्डर जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होती है, लेकिन यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा सुनाई गई थी। और 201 है जो एविडेंसेस को मींस एविडेंसेस को मींस नष्ट करते हैं, तो 201 इंडियन पिनल कोड का जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जजमेंट जो आई थी वो आई थी देखिए 13 मार्च 1995 में इनको कन्विक्शन हुआ था। तो अब सजा सुनाई गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। अब उसको जो डिसीजन था वो हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था। अब हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 5 दिसंबर 2017 में, तो इतना मींस 22 सालों के बाद जो है हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन थी उसको कंफर्म कर दिया था। और ये केस बताया कोर्ट ने कि ये पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर आधारित था। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स क्या थे केस के वो उसको समझते हैं। क्या था कि जो अपीलेंट है जो यहाँ पर अक्यूज्ड है वो अपीलेंट है, तो वो और डिसीज्ड जो दोनों एक ही गांव में रहते थे, गांव का नाम सोएंस हुआ, और फिर वो हमेशा मींस एक लिक्वर को साथ बैठ के ड्रिंक करते थे। और 29 सितंबर 1993 की इवनिंग में 7 बजे अपीलेंट जो है वो डिसीज्ड के घर में गए और कहा कि उन्हें अकॉम्पनी करें ताकि वो लिक्वर है वो पी सकें। और फिर दोनों वो PW2 के जो घर में गए, जो भी उन्हीं के जो एक विलेज है वो उन्हीं के में वहाँ पर गए। फिर वहाँ पर लिक्वर PW2 के घर में लिक्वर के कंज्यूम की और उसके बाद डिसीज्ड को किसी ने नहीं अलाइव देखा और डेड बॉडी थी वो 30 सितंबर 1993 को रिकवर हुई, मींस फाउंड हुई, मींस पाई गई। जो एक रोड थी जो 100 विलेज के पास है जो लीड करती थी। और प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर आधारित था। और सर्कमस्टांसेस क्या थे? सर्कमस्टांसेस थे पहला कि जो रिकवरी हुई है जो नाइफ की वो अपीलेंट के मुताबिक जो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके मुताबिक रिकवरी हुई है, जो जिससे डिसीज्ड को असॉल्ट भी किया गया था। फिर लास्ट सीन थ्योरी थी, इस सेकंड जो ग्राउंड था उस पर इनको कन्विक्शन किया गया था लास्ट सीन थ्योरी के आधार पे। पहले तो रिकवरी ऑफ नाइफ था और लास्ट सीन थ्योरी मेडिकल ओपिनियन जो था, इंजरी जो हुई है डिसीज्ड को और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है, और हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिक्वर विद द अपीलेंट। तो ये सारे जो ग्राउंड्स के मींस
आधार पे उनको अपीलेंट को कन्विक्शन हुई थी। अब सबमिशन यहाँ पर काउंसिल ने अपीलेंट ने ये दी कि जो नोट्स थे मटेरियल प्रोसिक्यूशन के और डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में थे ट्रायल कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जो लास्ट सीन जो टुगेदर जो लास्ट आखिरी बार जो देखा गया था वो एक वीक सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड में ये बताया गया है कि जो अपीलेंट और डिसीज्ड है वो रिलेटेड है, मींस आपस में उनका रिलेशन था, और हमेशा वो एक कंज्यूमर मींस लिक्वर है वो हमेशा कंज्यूम करते थे। तो यहाँ पर कहा कि जो वीक एविडेंस मींस जो वीक सर्कमस्टांसेस है जो लास्ट सीन थ्योरी, क्योंकि एक तो रिलेटेड है और हमेशा वो लिक्वर पीते थे, तो इसमें भी वो जाहिर है कि लास्ट सीन जो है वो इसमें यहाँ पर एक एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, ये सबमिशन थी उनकी। और फिर कहा था जो रिकवरी हुई है नाइफ की कि अपीलेंट ने के कहे अनुसार कि कहाँ से उन्होंने लाइफ को डिस्पोज किया था, तो उसके आधार पे जो रिकवरी की गई है वो भी प्रूफ नहीं हुई है। तो पहला था लास्ट सीन, दूसरा था जो रिकवरी जो थी नाइफ की मर्डर वेपन की वो प्रूफ नहीं हो पाई है। और सबमिशन बताया कि मोटिव भी जो है वो प्लीड किया जो है प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर पाई है। और ऑरल एविडेंस था जो PW7 और PW15 का, अगर उन दोनों को कंसीडर किया जाए और उससे फिर पर निकल के आएगा कि जो डेथ हुई है वो एक मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से हुई है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। और इसलिए ऐसे सारे ग्राउंड्स के आधार पे मींस सबमिशंस देने के बाद ये प्लीड किया कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अपीलेंट को मिलना चाहिए, और सर्कमस्टांसेस जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस थी वो भी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुई है। और जो स्टेट के काउंसिल है उन्होंने अपोज किया। अब कोर्ट ने सबमिशंस को कंसीडर किया। कोर्ट ने पहले कहा कि जो केस है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पे है, और अगर जो केसेस जो है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो केस है ये एक इज नो लॉन्गर रेस इंटीग्रा। एक जजमेंट आई थी शरद बिरदीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, जो पैरा नंबर 153 था। उसके जो पॉइंट्स जो थे पैराग्राफ को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, उसका सबसे बड़ा मेन हाईलाइट पॉइंट था कि सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसके आधार पे जो अक्यूज्ड को जो मींस जो गिल्ट किया जाना है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड होना जरूरी है। सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं कि मींस सर्कमस्टांसेस प्रूव ना कर रहे हैं और उससे पूरी तरह से साबित करना जरूरी है, तभी ये एक सबसे बड़ा ग्राउंड था। और यहाँ पर और भी बताया था जैसे मे बी और शैल बी। मे बी में यह है कि जरूरी नहीं कि हो सकता है, तो यहाँ पर कहा कि हो सकता है नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए, मस्ट बी शैल भी होना चाहिए, तो मस्ट भी होना चाहिए। मस्ट भी और मे बी का भी जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था उस जजमेंट में क्लियर किया था। अब दूसरा पॉइंट ये था उस जजमेंट का शरदीचंद सरदा का, जो फैक्ट्स जो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, जिससे अक्यूज्ड का जो गिल्ट है वो एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जो हाइपोथेसिस दिया गया है कि ये मुलजिम जो है मींस अक्यूज्ड जो है वो कसूरवार है, तो इसमें दूसरा कोई हाइपोथेसिस निकल के नहीं आना चाहिए कि हो सकता है कि ना किया हो। तो ऐसा जो अदर जो हाइपोथेसिस है वो नहीं आना चाहिए जिससे गिल्टी ना हो। और सर्कमस्टांसेस जो है वो हमेशा मींस इस जो सरदा में जो जजमेंट में जो रूलिंग्स बताई थी, जो पॉइंट बताया गया था, उसमें ये बताया गया था, लीगल एस्पेक्ट ये था कि सर्कमस्टांसेस जो है वो कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए, और हर जो अदर हाइपोथेसिस है उसको अदर जो कोई भी दूसरा हाइपोथेसिस है उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो मींस ये साबित करना जरूरी होगा कि सिर्फ इसी व्यक्ति ने उसका जो है ऑफेंस किया है, इसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, यानी कि हो सकता है दूसरे ने कर दिया। ऐसे जो अदर जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो ये था। और फिर जो चेन थी तो वो पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए कि इससे कोई डाउट नहीं आना चाहिए जिससे पता चले कि उसने मुलजिम ने ये अक्यूज ने ये ऑफेंस नहीं किया हो। तो इस तरह का जो गैप जो है मींस पूरी चेन पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एविडेंस को भी देखा कोर्ट ने,
और PW2 का जो एविडेंस को देखा और उसमें कहा कि अपीलेंट और डिसीज जो है वो लिक्वर करते थे उनके हाउस में, और ये भी डिपोज किया कि अपीलेंट और डिसीज ने घर छोड़ दिया था जब लिक्वर कंज्यूम की थी, और फिर उसके बाद वो अपने गांव में गए थे। बॉडी जो थी वो अगले दिन पर बरामद हुई। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहा कि 2 से 4 बार अपीलेंट और डिसीज ने वो उनके घर में आए हैं लिक्वर पीने के लिए, और फर्दर ये कहा कि जो डिसीज जो है वो जो लिक्वर है काफी ज्यादा कंज्यूम कर लिया था। और PW6 जो कि वाइफ थी डिसीज की, उन्होंने भी डिपोज किया कि अपीलेंट उनके घर में आए थे और उनको 50 रुपए की करेंसी दी थी डिसीज को, और इसके बाद इनको फोर्सिबली ड्रिंक करने के लिए ले गए थे। तो ये स्टेटमेंट थी उन्होंने मीन्स बताई थी जो डिसीज की जो वाइफ है, और जो वाइफ ऑफ डिसीज थी फिर साथ में ये कहा कि उन्होंने अपने एक बड़े लड़के को डिप्यूट किया था अपीलेंट के घर में तब, और जो सिस्टर लॉ जो अपीलेंट थी उन्होंने इन्फॉर्म किया था, मीन्स उनके लड़के को, जो एल्डर सन है, जो डिसीज की जो वाइफ है उनके जो एल्डर सन है, उनको ये बताया था कि अपीलेंट जो है वो अपने घर में सो रहे हैं, और अपीलेंट जो है PW6 के घर में गए और इंक्वायर किया कि जो ब्रदर इन लॉ जो है वो वापस आए हैं कि नहीं। तो अब ये भी डिपोज किया कि 12 बजे एक व्यक्ति ने इन्फॉर्म किया था कि जो डेड बॉडी जो डिसीज्ड की मीन्स हस्बैंड की वो पाई गई है, और ये भी एडमिट किया कि वो हमेशा अल्कोहल किया करते थे, मीन्स हमेशा नहीं, ओकेजनली अल्कोहल पिया करते थे, और समटाइम्स वो काफी ही यूज्ड टू गेट ड्रंक, और तो इतना वो पी लेते थे कि कई लोगों को उनको घर में लेके जाना पड़ता था। और फिर फर्दर ये कहा कि हस्बैंड जो है वो गए थे अपीलेंट के साथ कि उन्हें पता था कि वो लिक्वर पीने जा रहे हैं उनके, और PW7 ने कहा कि जो डिसीज थे वो उनके नेफ्यू हैं, और क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्सेप्ट किया कि डिसीज्ड और अपीलेंट जो हैं हमेशा साथ रहते थे। ये पहला ओकेजन नहीं था कि जो डिसीज्ड और अपीलेंट जो है वो लिक्वर कंज्यूम करने गए थे। एक तो क्लोजली रिलेटेड भी थे और क्लोज कांटेक्ट भी था, और प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि मोटिव को ये एस्टेब्लिश नहीं प्रूव कर पाए, ना ही PW2 ना ही PW6 ने ये कहा कि 29 सितंबर 1983 को किसी प्रकार का डिस्प्यूट या अल्टरकेशन अपीलेंट और डिसीज के बीच में हुआ हो। तो डिसीज जो है मींस 29 सितंबर 1983 में अपीलेंट की कंपनी में थे, ये ऐसा कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांस नहीं था। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी जो केस जो लास्ट सीन के बेसिस पे बना है वो एक वीक बन जाता है, केस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मोटिव है वो स्टैब्लिश नहीं किया गया है। और अब फिर आगे बताया जो रिकवरी हुई थी वेपन की वो अपीलेंट के द्वारा हुई थी, और जो पहले विटनेस थे जो रिकवरी मेमोरेंडम में जिन्होंने साइन किए थे अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो वो PW2 थे। और एग्जामिनेशन चीफ में उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं है कि किसे पुलिस ने नाइफ दिया था जो एक पाया गया था पर्टिकुलर प्लेस पे। उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने कहा था कि वो उस प्लेस को ढूंढ रहे हैं, और अक्यूज जो है जैसा उन्होंने बताया था। तो ये बताया साथ में कि जो सॉइल और नाइफ थे वो डिफरेंट लोकेशंस पे पाए गए, और साथ में ये भी बताया कि उन्होंने कुछ पेपर्स पे साइन किए थे जिसमें कुछ लिखा हुआ था और जो कि उनको पढ़ के नहीं सुनाया गया था। और फर्दर उन्होंने बताया कि वो इलिटरेट है। और PW4 जो है उन्होंने बताया कि जो पुलिस पर्सनल है वो उस प्लेस पे ले गए थे जहां नाइफ पाया गया था। विटनेस ने पहले कहा कि उन्होंने पहले नाइफ को देखा, फिर उसके बाद पुलिस ने पिकअप किया, और उन्होंने बताया कि वो अवेयर नहीं है कि किसने पुलिस को बताया कि नाइफ जो है उस पर्टिकुलर प्लेस पे पाया गया। इस प्लेन रीडिंग ऑफ एविडेंस के पढ़ने के बाद ये पाया गया कि दोनों विटनेस को एविडेंस को देखा गया, और ये पाया गया कि जो रिकवरी और नाइफ थी वो अपीलेंट द्वारा की गई थी, वो फुली प्रूफ नहीं हो पाई है।
और ये भी चूंकि ये नहीं बताया गया कि डिस्कवरी जो हुई है वो अपीलेंट की प्रेजेंस में हुई है, और मेमोरेंडम जो था जो अपीलेंट की थी वो भी प्रूफ नहीं हो पाई है, और जो वन पार्ट था चेन ऑफ सर्कमस्टांस का एविडेंस का वो भी प्रूफ नहीं हो पाया। और PW7 ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि वो जहां वारदात हुई थी उस प्लेस पे गए थे और कहा कि जो पीस ऑफ ग्लास थी वो वहां पर पाई गई थी, और यह भी बताया कि जो पीस ऑफ ग्लास थी वो एक लाइट मोटरसाइकिल की थी। और ये उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि डिसीज्ड को कुछ इंजरीज हुई हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मोटरसाइकिल की भी इन्वॉल्वमेंट है। और PW15 ने जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपना पोस्टमार्टम किया था, क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट किया कि जो ग्लास पीस हैं वो स्मॉल थे और शार्प थे, तो इंजरी जो हुई थी डिसीज्ड को वो स्मॉल पीस ऑफ ग्लासेस की वजह से हुई है। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना कंक्लूजन पाया कि जो रिकवरी जो हुई है वेपन की वो अपीलेंट द्वारा जो की गई है उसे प्रूफ नहीं किया जा सका है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो सर्कमस्टांसेस थे वो चेन का जो पार्ट बनते थे वो ड्यूली प्रूफ हो गया है। और एविडेंस था PW7 का जिन्होंने बताया था जो पीसेस ऑफ ग्लास जो पाए गए हैं इंसिडेंट के, और जो ओपिनियन ऑफ डॉक्टर था जिन्होंने पोस्टमार्टम जो कंडक्ट किया था उससे एक डाउट बनता है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पे। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि लार्ज नंबर ऑफ पीसेस जो ग्लास पीसेस थे वो पाए गए थे प्लेस पे और बॉडी भी पाई गई थी। और सर्कमस्टांसेस जो लास्ट सीन का जो बताया गया वो एक वीक सर्कमस्टांस है इन दी फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए सर्कमस्टांसेस जो रिकॉर्ड में लाए गए वो कंक्लूसिवली नेचर के नहीं है, और सर्कमस्टांसेस ना ही वो कंसिस्टेंट है जिससे जो गिल्ट है अपीलेंट की उसको जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव कर सकें जिससे अपीलेंट को गिल्टी किया जा सके। तो इन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो अपीलेंट की कन्विक्शन थी वो उसे कहा कि उसे सस्टेन नहीं की जा सकती है और अपील को अलाउ किया जाता है और इम्प्यून जजमेंट को सेट असाइड किया जाता है। अपीलेंट जो है वो उन्हें क्विट किया जाता है जो भी ऑफेंसेस लगाए गए थे, और चूंकि अपीलेंट जो बेल में है इसलिए बेल बॉन्ड जो है उसे कैंसिल कर दी। तो ये जजमेंट आई थी 10 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।